हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस अग्रवाल। आज मैं आपके लिए मैथ्स का एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है सर्कल व्रत। ये क्लास 8 के लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्रत पर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने जिस दिन भी लेसन प्लान पढ़ाते हो उस दिन की डेट लिखते हैं। फिर जिस विद्यालय में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। विषय में जिस विषय पर आपने लेसन प्लान बनाया है, उप विषय में रेखागणित लिख दिया हमने। प्रकरण में है व्रत। जो प्रकरण होता है उसे हम अंडरलाइन करके लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। कक्षा में जिस कक्षा को आपने पढ़ाया है, कालांश में जिस कालांश में आपने पढ़ाया है, अवधि में जितने टाइम के लिए आपने पढ़ाया है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है वो हम 3 से 4 लिखते हैं। पहला है हमारा छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा है छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा है छात्रों को गणित की व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान देना। आप चाहें तो चौथा भी लिख सकते हैं, छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फिर से 3 हेडिंग्स आती हैं। पहला ज्ञानात्मक स्तर, दूसरा बौद्धात्मक स्तर और तीसरा प्रयोगात्मक स्तर। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य जो है वो सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहते हैं, बस आप इसमें टॉपिक चेंज कर देते हैं। जैसे ज्ञानात्मक स्तर में छात्र व्रत पहचानने में समर्थ होंगे। अगर बेलन होता तो हम ये बता देते छात्र बेलन पहचानने में समर्थ होंगे। छात्र व्रत का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बौद्धात्मक स्तर में छात्र व्रत की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र व्रत का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक स्तर। छात्र व्रत के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। छात्र व्रत की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र व्रत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न जब भी हम क्लास में छात्रों को पढ़ाने जाते हैं तो हम उन्हें ये नहीं बताते कि हमारा प्रकरण क्या है। हम उन्हें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रकरण तक लेकर जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चंस के थ्रू प्रकरण तक लेकर जाते हैं और हमारा तीसरा या चौथा प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि छात्र निरुत्तर हो जाए और उसका उत्तर या तो हमारा प्रकरण हो या प्रकरण से रिलेटेड हो। अब देखिए, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। एक साइड लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरी साइड लिखते हैं छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे और अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। अब देखिए, आपका पहला ही प्रश्न इतना टफ नहीं होना चाहिए कि छात्र बता ना पाएँ। तो मैंने प्रस्तावना प्रश्न इस तरीके से बनाई है जिसका उत्तर छात्र आसानी से दे दें और चौथे प्रश्न पर निरुत्तर हो जाएं। देखिए, पहला प्रश्न है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। छात्र बता देंगे सूरज है। सूरज का आकार कैसा होता है। छात्र बता देंगे गोल। गोल को गणित की भाषा में क्या कहते हैं। छात्र बता देंगे व्रत। अगर नहीं बता पाते हैं तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और अगर बता देते हैं छात्र कि गोल को गणित की भाषा में व्रत कहते हैं तो हम एक नेक्स्ट प्रश्न और पूछेंगे जिस पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमने पूछा व्रत के बारे में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम व्रत के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में जो टॉपिक आता है उसे भी अंडरलाइन करके और इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सहायक सामग्री में आता है जिसकी सहायता से आपने पढ़ाया है। आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। आप चाहें तो इसमें श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक होंगे। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी एक टेबल बनाते हैं, उसे 7 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं शिक्षण बिंदु। सेकंड में लिखते हैं उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है। थर्ड में लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएं। फोर्थ में छात्र क्रियाएं। फिफ्थ में शिक्षण सहायक सामग्री / विधि। सिक्स्थ में मूल्यांकन प्रश्न और फिर श्यामपट्ट कार्य। देखिए, हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या है, व्रत। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है में लिखेंगे छात्र व्रत के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में आएगा एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जिनकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान होती है वह व्रत कहलाता है। निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। केंद्र से तल पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। यदि व्रत पर 2 बिंदु ए व बी लें तो रेखाखंड ए बी व्रत की जीवा कहलाता है। उस जीवा को जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है व्रत का व्यास कहते हैं। संपूर्ण व्रत की लंबाई को व्रत की परिधि कहते हैं। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री / विधि में आएगा व्याख्यान विधि। देखिए, मूल्यांकन प्रश्न हम कहाँ लिखते हैं, जहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पहला है हमारा व्रत की त्रिज्या किसे कहते हैं, दूसरा है व्रत की जीवा किसे कहते हैं। श्यामपट्ट कार्य में क्या आएगा, देखिए एक सर्कल बना दिया, वो हमारा केंद्र हो गया, ए बी जीवा हो गई, ओ सी त्रिज्या और डी ई व्यास। देखिए, जहाँ पर हमारे मूल्यांकन प्रश्न खत्म हुए हैं
उससे नेक्स्ट लाइन में हम 3 विकासात्मक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वृत्त के मध्य में उपस्थित बिंदु को क्या कहते हैं? छात्र बता देंगे केंद्र कहते हैं। इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए कि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं? छात्र बता देंगे त्रिज्या कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है? छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। हमने इसमें प्रश्न पूछा है इसलिए ये भी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब देखिए हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है? त्रिज्या तथा व्यास में संबंध। त्रिज्या तथा व्यास में संबंध के बारे में छात्र जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में किसी वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर है 2 इंटू त्रिज्या। व्यास को d से दिखाते हैं तो और त्रिज्या को r से, तो d इज इक्वल्स टू 2r। वृत्त की परिधि बराबर होगी 2πr। r इज इक्वल्स टू वृत्त की त्रिज्या और पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। देखिए फिर से छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं। इसमें हमने व्याख्यान किया है इसलिए विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य में वृत्त का व्यास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वृत्त की त्रिज्या। d इज इक्वल्स टू 2r। वृत्त की परिधि इज इक्वल्स टू 2πr। r इज इक्वल्स टू वृत्त की त्रिज्या और पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। फिर से देखिए जहाँ हमारे स्पष्टीकरण खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला है, त्रिज्या तथा व्यास में संबंध बताइए, और दूसरा है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। अब जहाँ पर हमारे मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं फिर से हम उससे नेक्स्ट लाइन से 3 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए पहला है, यदि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की व्यास क्या होगी? तो क्या इतना आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसमें हमने प्रश्न किया है इसलिए ये हो गई प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। छात्र बता देंगे वृत्त की परिधि इज इक्वल्स टू 2πr। तीसरा प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। इसमें हमने प्रश्न किया है इसलिए ये हमारा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट शिक्षण बिंदु क्या है? हमारे तीसरे विकासात्मक प्रश्न नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से ही रिलेटेड था। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। छात्र वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर, r इज इक्वल्स टू त्रिज्या और पाई इज इक्वल्स टू 22/7। इसमें हमने एक प्रश्न पूछेंगे। छात्र क्रियाएं में फिर से छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री और विधि में व्याख्यान विधि आ जाएगी क्योंकि हमने इसका व्याख्यान किया है। श्यामपट्ट कार्य में ये देखिए ये सब हम श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। मूल्यांकन प्रश्न में फिर से स्पष्टीकरण जहाँ खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। ये हमने 2 मूल्यांकन प्रश्न किए हैं। अब हमारा प्रस्तुतिकरण जो है वो फिनिश हो गया है। यहाँ पे हम इस टेबल को ऐसे क्लोज कर देंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा आएगा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। आप चाहें तो इसमें विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। तो श्यामपट्ट सारांश हम ऐसा लिखते हैं कि हमने जो 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं वो इसमें कवर हो जाए। एक तरीके से समरी लिखते हैं बस। देखिए हमने वृत्त का व्यास लिख दिया, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हम 2 या 3 करते हैं। देखिए हमने 3 पुनरावृत्ति प्रश्न किए हैं। इसके बाद हमारा आएगा गृह कार्य। 3 हमने गृह कार्य में प्रश्न किए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले। गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके।